अमित शाह को खुद ही कोर्ट कचहरी पार कर दिया था। आरोप था, आरोप से उबरी हुए। मोदी जी पर बहुत आरोप था, आडवाणी जी पर आरोप था, आडवाणी जी आरोप से बरी हुए। तो हम तो न तो टोपी पहनते हैं और न ही हम टोपी पहनना पसंद करते हैं। तो हमारा एक जमात ऐसा है कि जो टोपी पहनते भी हैं और टोपी पहनाते भी हैं। एकदम गारंटी ले रहे हैं। कुछ भी होगा नीतीश कुमार जी नहीं पलटेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। राहुल गांधी को शर्म है क्या? तेजस्वी यादव को शर्म है क्या? मुलायम सिंह का जो ये क्या है, अखिलेश यादव को शर्म है क्या? मोदी जी का, मोदी जी तो पूरा लवरेज है। एक जीव के रूप में देखा जाए तो ये गलत है। बैन होना चाहिए ना। हाँ, होना चाहिए। तो अब आप चाहते हैं जिस तरह से 3 तलाक बैन हुआ उसी तरह बलि प्रथा भी बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। देश के जनता की आवश्यकताएं है, या विकास का हो, या उसके धर्म से जुड़ा हो, या उसके मानवाधिकार से जुड़ा हो, वह सब बातों का चिंता और मुद्दा बनना चाहिए। हमारे साथ आज विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं भाजपा के जिला मंत्री और भाजपा के अमोर प्रभारी संजय पोद्दार जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस बार का जो रिजल्ट रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं आया, लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत है और एनडीए ने बड़ी ही मजबूती के साथ तीसरी बार सरकार बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। शुभकामनाएं देने का दौर लगातार जारी है पूरे देश में। ऐसे में हम बातचीत करने के लिए आए हैं संजय पोद्दार जी से, जो कि बीजेपी के पूर्णिया में एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। संजय जी, क्या कहेंगे, कैसा रहा इस बार का चुनाव? बातचीत शुरुआत करने से पहले हम आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को भारत में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने के लिए इस देशवासी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये चुनाव बहुत ही अच्छा चुनाव रहा है और हम लोग काफ़ी जोश खरोश के साथ अपने संगठन, अपने दल और अपने गठबंधन के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता काफ़ी जोश खरोश के साथ हम चुनाव लड़े और जीते। हमको इस बात का खुशी है। अच्छा, लोग सवाल ये कर रहे हैं कि सरकार तो आप लोगों ने बना ली, लेकिन आप लोगों का जो एक वादा था अब की बार 400 पार, वो बीजेपी अपने बलबूते 250 पार भी नहीं कर पाई। इस विषय में समझने का सिर्फ यह है कि जब हम बार बार चुनाव लड़ते हैं तो हर बार हर सीट का कुछ न कुछ प्रत्याशी को लेकर के, कुछ न कुछ लोकल इशू को लेकर के हर क्षेत्र में कुछ न कुछ मुद्दा बनता और बिगड़ता है। कभी किसी चुनाव में हम प्रचंड बहुमत से जीतते हैं, कभी किसी में कभी थोड़ा जनाधार घटता है, बढ़ता है, लेकिन जनाधार मेरे पक्ष में है। रही सीट घटने का, तो हम किसी राज्य में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कहीं थोड़ा हम घटे हैं। घटने का भी मुख्य कारण ये रहा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी और इस गठबंधन के खिलाफ जितने भी इस देश में विपक्षी दल हैं, वह सारे दल एकजुट होकर के चुनाव लड़े। एकजुट होकर के चुनाव लड़े, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन चुनाव के पीरियड में झूठ का प्रोपगंडा फैलाना, वोटर को के बीच जो है भ्रम उत्पत्ति करना, ये जो है उसका जो एक हथकंडा है, उसने इस हथकंडा अपनाया और इस हथकंडा का परिणाम हुआ कि कहीं कहीं हमारे मतदाता उनके झांसे में आ गए, उनके भ्रम में आ गए कि हम जो है 4 तारीख को काउंटिंग है और 5 तारीख को खटाखट हम आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भीमराव अंबेडकर के वह सभी सिद्धांत को मानने वाले राजनीतिक व्यक्ति हमारे देश में हैं।
इसके बावजूद भी उनके खिलाफ और इस दल के खिलाफ यह रीमर उड़ाया गया कि मोदी जी यदि तीसरी बार जीतेंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और हम 1-1 लाख रुपया आपके अकाउंट में खटाखट देंगे। इन सब कुछ बातों का असर, चूंकि हमारा देश भोले भाले जनताओं का है, हमारे यहाँ भोले भाले मतदाता हैं, कभी कभी वह विपक्ष के इस तरह के झूठ प्रोपगंडा में फंस जाते हैं। इस बार भी वही कुछ थोड़ा बहुत हुआ, जो कुछ कहीं कहीं भ्रम के स्थिति में हमारे मतदाता आ गए, जिसके कारण हमारा सीट घटा है। लेकिन हमारा हौसला कहीं नहीं घटा, हमारा सरकार बना है और हम सभी कार्यकर्ता आगे के लिए पुनः तैयार हैं। न कहीं हौसला गिरा है, न महत्वाकांक्षा कमजोर पड़ा है। आगे पुनः 29 में फिर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगा, हमारा ऐसा मानना है। आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने प्रोपगेंडा बनाया और उसको जनता के बीच अमल करने में सक्सेस रहा वो कुछ जगहों पर, और उस प्रोपगेंडा में आकर के जनता ने उसको वोटिंग कर दिया। लेकिन उधर के लोग ये कहते हैं कि झूठ फैलाने में तो बीजेपी के लोग आगे रहते हैं। नहीं, बीजेपी किसी तरह का झूठ का तो कहीं कोई विषय ही नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी स्थापना के काल से आज तक हर चुनाव में उसने जो घोषणा पत्र जारी किया, उस घोषणा पत्र के अनुसार 100% इस देश के लिए, देश के जनता के लिए काम करने का काम किया है। आज यदि आप विकास के पैमाने पर चला जाइए, देश के लिए सबसे ज्वलंत मुद्दा है विकास का। अब विकास के पैमाने पर जब हम खुली आंख से, निश्चल आंख से जब आप पूरे देश के इधर हर गांव, मोहल्ला, चौक चौराहा देखेंगे तो मोदी जी के द्वारा किए गए विकास काम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि देखो मोदी जी यहाँ ये किए, यहाँ वो किए, यहाँ ये किए। उसके बावजूद भी विकास के पैमाना पर वोट न हो करके कुछ धन के लालच में यदि कुछ हमारे मतदाता वोट करते हैं तो ये तो स्वाभाविक है कि भ्रम का असर होगा। आप तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। जब विकास की बात है तो आप विकास के कुछ चीज़ों को गिना भी सकते हैं। तो बीजेपी का जो 10 साल का जो उपलब्धि रहा, उसमें से विकास का कौन सा काम किया है? सबसे पहला तो आप परिवहन डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त विकास हुआ है। क्या परिवहन में क्या हुआ है? परिवहन में बड़ा से बड़ा हाईवे, बड़ा से बड़ा पुल पुलिया। अब मोदी जी के पहले बिहार में, सिर्फ बिहार की ही बात किया जाए तो मोदी जी से पहले बिहार में गंगा नदी पर कितने पुल थी, कोसी नदी पर कितने पुल थे, और आज कितने पुल हैं, कितने हाईवे थे, कितनी लंबाई थी, आज कितने लंबाई का हाईवे है, रेलवे का कितना विकास हुआ, कितना ट्रेन चल रहा था। उसका श्रेय तो नीतीश कुमार लेने में लगे हुए। नहीं, नीतीश कुमार जी या भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोग सब दिन एक साथ काम करने का काम किए हैं। ये मान गए कि ये एक पुल पुलिया जो बना है वो एक विकास का काम हुआ। दूसरा जो है मेडिकल के क्षेत्र में देख लीजिए, हमारे देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ा है, मेडिकल सीट का संख्या बढ़ा है, यूनिवर्सिटी बढ़ा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम बहुत तेज गति से आगे चल रहे हैं, रेलवे में हम बहुत आगे चल रहे हैं। आज विश्व की राजनीति में यदि आप देख लीजिए, विश्व स्तरीय राजनीति में मोदी जी के आने के बाद विश्व पटल पर जो भारत का प्रतिष्ठा बना है, यह आज तक के इतिहास में यह प्रतिष्ठा कभी देखने को नहीं मिला था। मतलब किस तरह का प्रतिष्ठा बना है? हर जगह जो है हमारे पड़ोसी चीन बार बार हमको धमकाया करते थे, पाकिस्तान आतंकवादी भेज के हमारे यहाँ डिस्टर्ब फैलाते थे, अमेरिका वाले हमको वीजा देने से मना करते थे। लेकिन आज जो है हर देश के बड़े बड़े नेता अमेरिका वीजा देने से मना किनको कर रहे थे? भारतवासी को या सिर्फ मोदी जी को? भारतीय जनता पार्टी के लीडर को, मोदी जी को। आज देश में, देश का जो प्रतिष्ठा पूरे विश्व में, देखिए विश्व में जहां तक भारत की प्रतिष्ठा बढ़ने की बात कह रहे हैं, तो क्या भारत से अब चाइना डरने लगा है? नहीं, हम डरने की बात नहीं करते हैं। अमेरिका डर रहा है? नहीं, हम डरने की बात नहीं कर रहे हैं। रसिया डर रहा है? प्रतिष्ठा और डरना, डराना ये दोनों दो विषय है। फिर उसके विकास से हम आगे निकल गए? नहीं, हम उसके विकास के तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं।
हम जब भी कंपैरिजन करते हैं, बीजेपी वाले नेताओं ने भी कई बार कंपैरिजन किया, जब भी कंपैरिजन करते हैं तो हम पाकिस्तान से करते हैं, हम बांग्लादेश से करते हैं। हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो किसी गरीब देश से करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग सोच रहे थे कि हमारा कंपैरिजन चाइना से होगा, भारत का कंपैरिजन अमेरिका से होगा, भारत का कंपैरिजन रसिया से, फ्रांस से, ब्रिटेन से होगा। इससे तो आप लोग कभी कंपैरिजन करते हैं? देखिए, जो हजारों वर्षों का इतिहास रहा है देश का, उसको एक जादू छड़ी के तरह क्षण में बदल देना ये संभव नहीं। भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के नेतृत्व में 1947 तक हम विकसित भारत का कल्पना कर रहे हैं और उस कल्पना के हिसाब से उस तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ सड़क की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, रेलवे की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, यह सब सारी सुविधाएं जब विश्व पैमाने पर विश्व स्तरीय हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हम उस दिन यह कह सकते हैं कि हम अमेरिका के बराबर हैं और हम चीन के बराबर हैं। अच्छा, तो आप ये बात मान रहे हैं कि भारत अगर ऊंचे मकाम को हासिल करना चाहता है तो इसके लिए विकास जरूरी है? स्वाभाविक है, बिना विकास का कुछ संभव नहीं है। विकास हर क्षेत्र में हो और तभी हम विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में अपने आप को स्थापित कर सकेंगे। या तो बेरोजगारी से संबंधित उद्योग से हम बेरोजगारी को दूर कर सकते, हर लोग को हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, व्यापार से हम दूर कर सकते। हमारे यहाँ जब उद्योग व्यापार बढ़ेगा, अन्य संसाधन बढ़ेगा तो हर लोगों का आय बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगा, तो फिर हमारा देश विकसित बनेगा। यानी कि विकास महत्वपूर्ण चीज है और विकास को आगे रख करके काम करना पड़ेगा। विकास के लिए, देश के विकास के लिए जो भी योजना बनाया जा सकता है उसको बनाने की जरूरत है या बनाया जा रहा है, आपका ये कहना है। लेकिन हमारा सवाल यहाँ ये है कि विकास की बात तो हम लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात तो करती है, आप भी कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो ये मुद्दा चुनाव का ना होकर धार्मिक बन जाता है। नहीं, देखिए, धर्म अपने जगह है, हम धर्म को भी नहीं छोड़ सकते और विकास को भी नहीं छोड़ सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है, उस 10 वर्षों में जो अर्थव्यवस्था में जो इजाफा हुआ वो विकास को झलकाता है। इस 10 वर्षों में जो संसाधन डेवलप हुए देश में वह विकास के गिनती में जाएगा। और रही धर्म की बात, तो माननीय प्रधानमंत्री जी जिस धर्म से आते हैं उस धर्म का भी उन्होंने चिंता किया है। ऐसा नहीं कि उस धर्म के प्रति उनका चिंता नहीं है या धर्म से लगाव नहीं है। धर्म अपनी जगह है और विकास अपनी जगह है। क्या धर्म को चुनावी मुद्दा बनाना उचित है? देखिए, जो देश के जनता की आवश्यकताएं है, या विकास का हो, या उसके धर्म से जुड़ा हो, या उसके मानवाधिकार से जुड़ा हो, वह सब बातों का चिंता और मुद्दा बनना चाहिए। क्या आप यह मुद्दा नहीं था कि हमारे जो देश में दूसरे समुदाय के लोग हैं उसमें 3 तलाक की प्रथा थी, कुप्रथा थी? क्या यह कुप्रथा उनके धर्म से बंधा हुआ था? क्या उसको तोड़ना उचित नहीं था? क्या यह कुप्रथा आज भी कायम रहे कि हम आपको वर्षों से मेरा आपका संबंध हो, 20 साल 30 साल का बाल बच्चा जन्म लिया हो और हम 3 बार तलाक बोल करके और हम अपने आप को अलग कर लें, कल किसी और को ले आवें, परसों किसी और को ले आवें? यह कुप्रथा धर्म की उपज थी। उस धर्म से भी इस कुप्रथा को निकाला गया। इसलिए मानव को जिंदा रहने के लिए, जीवन में बने रहने के लिए धार्मिक आचरण तो बहुत जरूरी है। और जब धार्मिक आचरण जरूरी है तो धर्म से जुड़ा हुआ काम भी जरूरी है। इसलिए धर्म भी एक मुद्दा है। धार्मिक जो कुप्रथा है वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो उसको खत्म करने की जरूरत है और मोदी जी कर रहे हैं। हाँ, वो मोदी जी कर रहे हैं। तो हमारा सवाल यहाँ ये है कि क्या सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में आपको कोई कुप्रथा नजर आता है? देखिए, हिंदू धर्म में कुप्रथा तो नहीं है,
प्रथा जो है हिंदू धर्म के लिए, प्रथा तो पवित्र प्रथा है, लेकिन प्रथा कुछ नहीं है, कुप्रथा कुछ नहीं है। लेकिन है क्या कि हम भी कई खंड में, कई जात में, कई परंपरा में बंधे हुए हैं। तो कहीं कहीं कुछ कुछ परंपरा में, कहीं कुछ कुप्रथा भी है, छोटे छोटे पैमाने पर। लेकिन जब आप इसी को सनातन लेवल पर देखेंगे और सनातन विचारधारा से आएंगे और ये हिंदू जीवन पद्धति पर आएंगे, तो उसमें कहीं भी आपको कोई कुप्रथा नजर नहीं आएगी। कोई कुप्रथा नहीं है जी नहीं। ये जो मंदिरों में बलि की प्रथा है, आपको लगता है कि इस पर बैन होना चाहिए? देखिए, ये परंपरा है, हम आपको इससे पहले बता चुके हैं। नहीं, मंदिर तो एक पवित्र जगह है। और मंदिर में हम आपको यह बता चुके हैं कि हमारा भारत देश कई कई परंपराओं के सम्मिश्रण से एक देश बना है और सभी परंपराओं को मानने वाला का समान अधिकार है। यदि हमारे धर्म में भी यदि कोई अन्य परंपरा को मानने वाले लोग हैं, तो वह भी अपने जगह सही है। नहीं, हम ये कह रहे हैं अगर वो अपने जगह सही है, उसी तरह से मुसलमान धर्म वाले तो वो कह रहे थे कि तलाक सही है, तो लेकिन आपको लगा, सरकार को लगा कि नहीं ये गलत है, इसको रोकना चाहिए, तो क्या ठीक उसी तरह से हमारा जो है हिंदू धर्म में पूजन विधि दो तरीके से, एक वैष्णवी प्रवृत्ति में और दूसरा वो बलि प्रथा के प्रवृत्ति में, ये शुरू से होता आया है। अब नहीं लगता कि ये गलत है? एक जीव के रूप में देखा जाए तो ये गलत है, बैन होना चाहिए ना? हाँ, होना चाहिए। तो अब आप चाहते हैं जिस तरह से 3 तलाक बैन हुआ, उसी तरह बलि प्रथा भी बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए। चलिए, ये तो साफ साफ बात हो गई कि बंद होना चाहिए। जो कर रहा है वो हो सकता है अंधविश्वास में करे, जैसे भी करे, लेकिन ये ठीक नहीं। उनका परंपरा चला आता आया है, तो वो अब जैसे आदिवासी समाज को ले लीजिए। आदिवासी समाज हमारे हिंदू धर्म के अभिन्न अंग है और आदिवासी समाज में बिना शराब का उनका कोई पूजा नहीं होता। और हमारे हिंदू समाज में है कि शराब जो है किसी भी स्थिति में उचित नहीं है, लेकिन उनके लिए उचित है। तो ये सारी परंपरा को एक झटके में खत्म कर देना यह संभव नहीं है। खत्म होना चाहिए, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये खत्म होना चाहिए, ठीक नहीं है, धीरे धीरे ही हो। हाँ, लेकिन ये मोदी जी की नजर इस पे भी आएंगी। हाँ, नहीं, ये हम नहीं कह सकते कि अब उनका क्या नजरिया है। उनके नजरिए पर टीका टिप्पणी करना जो है चांद को, सूर्य को जो है दीपक दिखाने के समान होगा। अच्छा, एक बात कहते हैं कि जिस तरह से चुनाव के दरमियान पूरे भारत में प्रचार प्रसार किया गया कि हम राम को जो लाया है हम उनको लाएंगे, और जिस तरह की रिजल्ट आया, जहां अयोध्या वहीं हार हो गई, क्या वजह लगता है? देखिए, इसमें हम हिंदू और सनातनी आज भी एकजुट नहीं है। टोपी पहनने वाले लोग और टोपी पहनाने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। टोपी नहीं पहनने वाले लोग और टोपी नहीं पहनाने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो हम तो ना तो टोपी पहनते हैं और न ही हम टोपी पहनाना पसंद करते हैं। तो हमारा एक जमात ऐसा है कि जो टोपी पहनते भी हैं और टोपी पहनाते भी हैं। तो ये सब का थोड़ा बहुत असर रहा है, ये अस्थाई नहीं है। देखिए, हम जमात की बात नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म की बात करती है, उसको आगे बढ़ाने की बात करती है, लेकिन जिस भगवान को लाने की बात कर रही है कि हमने राम को लाया, और उस क्षेत्र में बीजेपी का हार जाना, क्या ये शर्मनाक नहीं है? नहीं, हम इसको देखिए, शर्मनाक तो राजनीति में कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं होता है। हम चुनाव लड़े, जनता के अदालत में गए, जनता जो फैसला दिया। अब जनता यदि हमारे पक्ष में फैसला नहीं दिया तो इसका मतलब हम शर्मिंदा हो गए, हमको शर्म हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है हमसे कहीं कोई चूक हुआ हो, भविष्य में हम उस चूक को सुधारेंगे। यानी कि सीधी सी बात है कि नेताओं के लिए जीत हार लगा रहता है। हाँ, लगा, राजनीतिक
एक चुनाव आपको लड़ना नहीं, बार बार चुनाव लड़ना है। हर चुनाव में आपको फेस करना है। हम पंचायत चुनाव लड़ते, नगर निगम चुनाव लड़ते। अब बस बिल्कुल संजय जी वही है कि नेताओं के लिए जीत हार लगी रहती है, राजनीतिक दल के लिए जीत हार लगी रहती है। इसीलिए अगर नेता शर्म रखेंगे तो उनका काम नहीं होगा। नहीं, ये गलत बात है। निजी नेता का निजी शर्म जो है, कुकर्म के आधार पर तो शर्म होना ही चाहिए। लेकिन कोई राजनीतिक दल के आधार पर कोई राजनीतिक दल शर्म में आ जाए, क्योंकि राजनीतिक दल कोई कुकर्म यदि करेगा तो स्वाभाविक है शर्म में आ जाए, तो शर्म में तो आना चाहिए। अच्छा, अगर कोई झूठ बोले तो भी कोई नेता अगर झूठ बोले तो क्या उनको शर्म आनी चाहिए? कहाँ आ रहा है आज के दौर में? केजरीवाल को शर्म है क्या? नहीं है। राहुल गांधी को शर्म है क्या? तेजस्वी यादव को शर्म है क्या? मुलायम सिंह का जो ये क्या है, अखिलेश यादव को शर्म है क्या? मोदी जी का? मोदी जी तो पूरा लवरेज हैं, उन पर तो वो महापुरुष हैं। इस सदी के आने वाले टाइम में उनके विषय में, इस सदी में, इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मोदी जी नहीं झूठ बोलते हैं, नहीं कुछ गलत करते हैं। ना मोदी जी झूठ बोलते हैं, ना मोदी जी झूठ के पक्ष में रहते हैं। अच्छा, उन्होंने ही कहा था कि 2022 तक एक भी कच्चा मकान देश में नहीं रहेगा। चल रहा है काम। 22 अभी चलिए रहा है। नहीं 22 नहीं चल रहा है, लेकिन पक्का मकान बनने का कार्यक्रम तो चालू है। उन्होंने कहा था कि 22 तक हम कंप्लीट कर देंगे। नहीं, ठीक बात है। उन्होंने कहा था कि 22 तक हम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन 22 तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार दोषी है। बातें तो झूठ हो गई। नहीं, कैसे झूठ हो गई? उसमें दोषी ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार दोषी है, उसमें हमारा जनता भी दोषी है। अरे जनता भी दोषी? हाँ, जनता दोषी है। अजय, मोदी जी का जो कहा हुआ बात नहीं हुआ समय पर, तो इसके लिए जनता दोषी होगी? नहीं, उसका प्रमाण आपको मैं बता दूं। यदि आप मकान की बात करते हैं तो मकान का यदि आप मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनता है उसको मैं जहाज से उड़ाऊंगा। स्वाभाविक है, हवाई यात्रा में लोगों की संख्या बढ़ी है। आप देख लीजिए, 10 से पहले कितने लोग हवाई यात्रा करते थे, 10 के बाद अभी कितने लोग हवाई यात्रा करते हैं। पूर्णिया में आकर कहेगा कि यहाँ का एयरपोर्ट चालू हो गया। नहीं, ये तो होता है कि बातचीत में कभी कभी बोलते बोलते, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, कुछ शब्द हमसे भी निकल जाए। ये मानवीय भूल बोल सकते हैं। इसको झूठ के एकदम नहीं, मानवीय भूल झूठ के श्रेणी में रखना गलत होगा। बातचीत में कभी कुछ भूल आपसे हो जाएगा तो ये जो है मानवीय भूल है। हाँ, ये मानवीय भूल है। अगर बीजेपी के नेता से कोई गलती हो गई तो वो मानवीय भूल है। नहीं, गलती जो है, गलती एक अलग चीज है। गलती, मेरे गलती से यदि किसी का कोई क्षति हो जाता है, हम जान के वो गलती कर रहे हैं, यदि बोलने में, कुछ शब्द निकलने में यदि हमारे मुंह से कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो ये अलग तरह की गलती होती है। वो झूठ में नहीं आएगा। वो झूठ में कैसे आएगा? बाकी जो और लोग हैं उन लोग का आएगा। नहीं, बाकियों पर हम कहाँ ये बात कह रहे हैं। अब केजरीवाल जो है मीडिया के सामने बच्चे के हाथ पर धर के वो कसम खा रहा है कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। वो कांग्रेस में गए, वो कसम खाए बीच चौराहे पे, मंच पे, कि मैं साधारण जीवन है, आम आदमी रहूंगा, हवाई चप्पल पहनूंगा, मकान नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, वो सब लिए। तो ये सारा है मसला। आज देखिए, हमारा पिताजी, हमारे धर्म में हमारा पिताजी यदि कोई कुकृत्य किए हैं तो उसके लिए पुत्र को भी शर्मिंदा होना पड़ता, लेकिन यहाँ कोई शर्म की बात नहीं है। पिता हजारों करोड़ घोट के हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बना लिए, बेटा को कोई शर्म नहीं है। वो आज भी अपने पिता को महापुरुष मानते हैं। जितने भी घोटालेबाज हैं जी, वो आपके पार्टी में आने के साथ ही साधु संत बन जाते हैं। ऐसा नहीं है। कोई सिद्ध कोई सजाए हाफ्ता आके वो संत बन गए हैं तो नाम बता दीजिए। ऐसा नहीं है। कोई सजाए हफ्ता बता दीजिए, किसी घोटाला में सजाए हफ्ता हो गया हो, मेरे यहाँ के वो पवित्र हो गए, नाम बता दीजिए। शरद पवार का जो भतीजा है, क्या वो सजाए हफ्ता है क्या? उनका नहीं, उन पर नहीं केस, देखिए केस तो हम पर भी होगा, हम पर भी बहुत केस है, आप पर भी हो जाएगा। जांच क्यों नहीं हो रही? नहीं, जांच तो चल रही है। जांच तो देखिए, जांच के दायरे में जो है उनको तो जांच करना है। आप बताइए ना, आप इस विषय में बताइए। हम सजाए हफ्ता को कहीं पवित्र कर दिए हैं तो बताइए। आरोप लगना एक अलग विषय है और अपराधी होना एक अलग। अगर देखिए,
अगर इस तरह की बात करते तो अमित शाह को खुद ही कोर्ट तरी पार कर दिया था। आरोप था, आरोप से उबरी हुए। मोदी जी पर बहुत आरोप था, अभी मोदी जी आरोप से बरी हुए। बरी हो गए। आडवाणी जी पर आरोप था, आडवाणी जी आरोप से बरी हुए। तो आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उस पे सजा और या बरी, ये तो उसका फैसला क्या हुआ। केजरीवाल को तो सजा नहीं हुई है अभी। क्या चीज, वो आरोप में है अभी। आरोप में, हाँ। जिस तरह से मोदी जी आरोप हाँ, में थे, उसी उनको तो तरह गलत नहीं ना कह सकते थे। इनको जो आरोप में उनको गलत नहीं ना कह सकते। नहीं, जो आरोप में है, आरोप जो है वो तो आरोप तो है ही उन पर। आरोप तो खत्म नहीं हो गया तो गलत कैसे नहीं कर सकते। आरोप तो मान लीजिए कि बहुत लोगों पे है बीजेपी का। इस तरह का आरोप तो, हाँ आरोप। चलिए अब कुछ दूसरे और मुद्दे पे बात कर लेते हैं। अब चलाते हैं थोड़ा सा बिहार, क्योंकि प्रधानमंत्री तीसरी टर्म में तो प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन अभी जो एक सवाल खड़ा हो रहा है नीतीश कुमार को लेकर के और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के। अभी खास तौर से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से एनडीए की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार के 12 सांसद को साथ में लेकर सरकार बनाया है, बिहार में बीजेपी अब कमजोर हो गई। बिहार में बीजेपी कहीं से कमजोर नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत है। हमारा हर बूथ पर संगठन है, संगठन के दृष्टिकोण से हम बहुत मजबूत हैं। हाँ, कुछ प्रदेश है अपने देश में जहाँ जातिगत राजनीति होती है, जातिगत पोलिंग होता है, जातिगत ध्रुवीकरण होता है। उस ध्रुवीकरण में भी हम कहीं कमज़ोर नहीं हैं। रही माननीय नीतीश कुमार जी का, तो माननीय नीतीश कुमार जी के राजनीतिक जीवन में जितना लंबा समय उन्होंने एनडीए के साथ गुजारा है, ऐसा नहीं है कि यूपीए या इंडी वाले के साथ वो रहे हैं। उनका बरसों से अनुभव रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का संस्कार और व्यवहार से वो भली भांति वाकिफ हैं। लेकिन ये बातें कही जा रही है कि जो खनक पहले बीजेपी के नेताओं में बिहार में थी, जिस तरह से आपके 2 डिप्टी सीएम थे, अब वो खुद ब खुद ऐसी स्थिति बन गई है कि नीतीश कुमार के काफी नीचे आ गए हैं। अब वो उछल कूद नहीं कर सकते। नहीं, देखिए ये नजरिया का दोष है। ये नजरिया का दोष है। नजरिया बदल लीजिए तो आपको सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई देगा, और यदि नजरिया आपका गड़बड़ है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। उसमें कुछ भी हम कुछ नहीं कर सकते। नजर की बात है, नजर की बात है। लेकिन बिहार में सब कुछ ठीक बहुत शानदार। अच्छा, लास्ट सवाल ही बताइए कि ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है कि नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे, गारंटी कौन लेगा? आप देखिए बता, नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे यह गारंटी कौन लेगा? यह गारंटी बिहार की जनता लेगी, क्योंकि बिहार की जनता, बीजेपी वाले नहीं लेंगे। बिहार की जनता एनडीए के साथ, एनडीए में होने के कारण उनको मतदान किया है। तो भरोसा है ना इस बार नहीं? हाँ, एकदम 100% भरोसा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। विपक्ष तो बोली गारंटी ले रहे हैं। हाँ, गारंटी ले रहे हैं, गारंटी एकदम गारंटी ले रहे हैं। कुछ भी होगा नीतीश कुमार जी नहीं पलटेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही नहीं। चलिए, कम से कम इतना तो आत्मविश्वास बढ़ा है ना नीतीश कुमार का। जी 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 जी। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, बेबाकी से बातें की है, प्रधानमंत्री को आपने शुभकामनाएं दी है। पूर्णिया का जो पॉलिटिक्स है उसको आप काफ़ी गंभीरता से देख रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। नहीं, पूर्णिया का पॉलिटिक्स देखिए अपने जगह है। हम लोग तो देखिए एक संगठन के कार्यकर्ता हैं। हम लोग का सारा फोकस होता है संगठन के विस्तार पर। हम लोग संगठन के विस्तार के लिए काम करते हैं। कल भी संगठन विस्तार के लिए काम की है, आगे भी हम लोग का संगठन विस्तार पर अपना कार्यक्रम चालू रहेगा। अंदेशा है कि विधानसभा चुनाव मतलब निकट दिनों में होने की संभावना है, आपको क्या लग रहा है? विधानसभा चुनाव जो 25 में होना है उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी की या एनडीए की? एनडीए की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की। नीतीश कुमार ही रहेंगे? नहीं, ये हम नहीं कह सकते, ये ऊपर वाले लोग तय करेंगे। हमारे वरीय नेता इस पर तय करेंगे कि कौन ठीक ठाक है ना? हाँ, नहीं, एकदम ठीक है। नीतीश जी स्वस्थ हैं और ठीक हैं, अच्छा से चलाते रहेंगे। अच्छा से नहीं। चलिए, शुक्रिया। ये संजय कुमार पोद्दार जी हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की है। इन्होंने खास तौर से प्रधानमंत्री के बारे में कहा। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
प्रधानमंत्री बने हैं उनको शुभकामनाएं दी गई हैं और बाकी की जो राजनीतिक स्थल है, जो भूमिका है, तमाम चीज़ों पर बातें की हैं। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप।